नमस्कार। आप सभी का आपके अपने इस YouTube चैनल पर हार्दिक स्वागत है। आज हम जो NCERT की बुक है राजस्थान अध्ययन कक्षा 10 की, उसका चैप्टर नंबर 9, टॉपिक का नाम है राजस्थानी भाषा व साहित्य। इसके बारे में चर्चा करना शुरू कर रहे हैं। चैप्टर 9, राजस्थानी भाषा और साहित्य। 913 ईस्वी में उद्योतन सूरी द्वारा रचित कोलयमाला में वर्णित 18 देशी भाषाओं में मरु भाषा को भी शामिल किया गया है। कोलयमाला जो रचना है वो किसके द्वारा रचित है? वो है उद्योतन सूरी द्वारा रचित। ये है मरु भाषा जो है ये पश्चिमी राजस्थान की भाषा मानी जाती है। राजस्थानी भाषा के लिए राजस्थानी शब्द का सबसे पहले प्रयोग करने वाला व्यक्ति कौन था? वो था जॉर्ज अब्राहम ग्रियर्सन। उसने 1912 में अपने ग्रंथ, जॉर्ज ग्रियर्सन के ग्रंथ का नाम है लिंग्विस्टिक सर्वे ऑफ इंडिया में राजस्थानी शब्द का प्रयोग सबसे पहले किया गया था। मारवाड़ी, मेवाड़ी, मेवाती, हाड़ौती, ढूंढाड़ी आदि राजस्थानी की उपभाषाएं अथवा बोलियां हैं। कौन कौन सी हैं? मारवाड़ी, मेवाड़ी, मेवाती, हाड़ौती, ढूंढाड़ी। फिर भाषा का विकास क्रम कौन सा है? भाषा के विकास क्रम में सबसे पहले आई वैदिक संस्कृत भाषा। वैदिक संस्कृत भाषा को ही समस्त भारतीय भाषाओं की जननी कहा जाता है। सबसे प्राचीन भाषा ही कौन सी है? वैदिक संस्कृत। फिर वैदिक संस्कृत में थोड़ी बहुत जटिलता आ गई, तो इसके कारण इस भाषा को परिवर्तित किया गया और लौकिक संस्कृत भाषा अस्तित्व में आ गई। फिर ये जो लौकिक संस्कृत भाषा है इसमें भी कठिनाई आने लगी, तो उसके स्थान पर पाली भाषा का प्रयोग किया जाने लगा। फिर पाली भाषा में भी थोड़ी बहुत कठिनाई आ गई, तो पाली भाषा से निकली प्राकृत भाषा। फिर प्राकृत भाषा से अंत में कौन सी निकली? अपभ्रंश भाषा। जो अपभ्रंश भाषा है उसमें काव्य रचनाएं होने लगी थी। फिर है अपभ्रंश भाषा के तीन अपभ्रंश भाषाएं कौन कौन सी हैं? शौरसेनी अपभ्रंश, नागर अपभ्रंश और मरु गुर्जरी अपभ्रंश। ये 3 अपभ्रंश भाषाओं की शैलियां हैं। मरु गुर्जरी अपभ्रंश से मरु भाषा जो राजस्थानी भाषा है उसका विकास हुआ। इसके साथ ही गुजरात की जो गुजराती भाषा है वो भी मरु गुर्जरी अपभ्रंश से ही विकसित हुई है। तो ये मरु भाषा और गुजराती भाषा दोनों ही एक समान भाषाएं हैं, दोनों में समानताएं मिलती हैं क्योंकि दोनों एक ही अपभ्रंश भाषा से निकली हुई है। जॉर्ज ग्रियर्सन ने राजस्थानी बोलियों को 5 भागों में बांटा है, किंतु मुख्य रूप से 2 ही भाग प्रचलित है, पश्चिमी राजस्थानी और पूर्वी राजस्थानी। पश्चिमी राजस्थानी में कौन कौन सी भाषाएं आती हैं? मारवाड़ी, मेवाड़ी, बागड़ी और शेखावाटी। ये पश्चिमी राजस्थानी भाषाएं कहलाती हैं। पूर्वी राजस्थानी भाषाओं में जो बोलियां आती हैं
जो भाषा बोली जाती है वह हाड़ौती, ढूंढाड़ी, मेवाती, अहिरवाटी या राठी। ये पूर्वी राजस्थान की बोलियां हैं। बोलियों को कितने भागों में बांटा है? 5, मगर मुख्य रूप से 2 ही बोलियां प्रचलित हैं, पश्चिमी राजस्थानी और पूर्वी राजस्थानी। फिर आगे आता है मारवाड़ी बोली। ये बोली, इस बोली का क्षेत्र कहाँ है, कहाँ ये बोली बोली जाती है? ये जोधपुर, बीकानेर, नागौर, बाड़मेर, जैसलमेर, पाली, शेखावाटी के कुछ भागों में ये बोली जाती है कि अधिकांश जो पश्चिमी भाग है वहाँ पर ये मारवाड़ी भाषा प्रयुक्त की जाती है। फिर आगे आता है मेवाड़ी भाषा। मेवाड़ी बोली, भाषा नहीं, मेवाड़ी बोली। ये इस बोली का क्षेत्र कहाँ है? मेवाड़ी बोली बोली जाती है उदयपुर, चित्तौड़, राजसमंद और भीलवाड़ा क्षेत्रों में। मतलब ये दक्षिणी राजस्थान में बोली जाने वाली बोली है। जो मारवाड़ी बोली है इसकी उपबोलियां हैं थली व गोड़वाड़ी। थली व गोड़वाड़ी किसकी उपबोलियां हैं? वो है मारवाड़ी की। फिर आगे है ढूंढाड़ी। ढूंढाड़ी जो बोली है ये कहाँ बोली जाती है? दौसा, बगरू, दुदू, आमेर और जयपुर क्षेत्र में बोले जाने वाली बोली है ढूंढाड़ी बोली। इस ढूंढाड़ी बोली पर गुजराती भाषा का प्रभाव भी देखने को मिलता है। इस भाषा में 6 शब्द का प्रयोग अधिकांशतः किया जाता है कि इन क्षेत्रों में कोई भी अगर कुछ भी बोलता है तो वो 6 शब्द साथ में लगाता है। कहाँ जाई 6 ऐसे बोलते हैं। इसकी उपबोलियां हैं तोरावाटी, राजावाटी और नागरचोल। फिर आगे है हाड़ौती बोली। हाड़ौती बोली जो हाड़ौती क्षेत्र है, कोटा, बूंदी, बारा, झालावाड़, इस क्षेत्र में ये बोली बोली जाती है। इसमें भी 6 शब्द का प्रयोग किया जाता है। आगे है वागड़ी बोली। वागड़ी बोली पर भी गुजराती का प्रभाव देखने को मिलता है। ये जो दक्षिणी राजस्थानी जिले हैं डूंगरपुर, बांसवाड़ा, वहाँ पर ये बोली बोली जाती है। नेक्स्ट है मेवाती। मेवाती बोली बोलने का क्षेत्र कौन कौन सा? अलवर, भरतपुर के जिले वह हरियाणा का कुछ भाग भी मेवाती बोली बोलता है। इसमें भरतपुर में इस मेवाती बोली पर कौन सी भाषा का प्रभाव देखने को मिलता है? वो है ब्रज भाषा का प्रभाव इस पर देखने को मिलता है। आगे है मालवी। मालवी जो बोली है ये प्रतापगढ़ व मध्य प्रदेश के रतलाम और झाबुआ क्षेत्र में ये मालवी बोली बोली जाती है। मालवी बोली की उपबोलियां हैं रागड़ी और निमाड़ी। ये मालवी की उपबोलियां हैं। फिर आगे है शेखावाटी बोली। ये शेखावाटी क्षेत्र में, शेखावाटी क्षेत्र कौन कौन से हैं? झुंझुनू, चूरू, सीकर और हनुमानगढ़, सूरतगढ़ और श्रीगंगानगर में भी ये बोली बोली जाती है। आगे है राजस्थानी साहित्य। राजस्थानी साहित्य को 4 भागों में बांटा गया है। सबसे पहला भाग है प्राचीन काल, जिसको वीर गाथा काल भी कहते हैं। इसका समय है 1050 ईस्वी से 1450 ईस्वी तक। इस काल में वीरों की कथाओं से संबंधित रचनाएं रचित की गई थी कि ये काल जो था ये वीरता प्रधान काल था, इसलिए इसका नाम पड़ा वीर गाथा काल।
इस काल में जैन रचनाकारों की कृतियां देखने को मिलती हैं। जो जैन रचनाकार हुए हैं उन्होंने अपनी रचनाएं वीरगाथा काल में रचित की हैं। श्रीधर व्यास द्वारा रचित रणमल छंद जो रचना है वो इस काल की प्रमुख रचना मानी जाती है। फिर आगे है पूर्व मध्यकाल, जिसको भक्ति काल भी बोलते हैं। इसका समय है 1450 से 1650 ईस्वी तक। इसमें निर्गुण उपासना, नाम स्मरण का महत्व, गुरु की महत्ता, जाति भेदभाव को मिटाना आदि कार्यों पर अधिक बल दिया गया है। कौन से काल में दिया गया है? पूर्व मध्यकाल या भक्ति काल में। इस काल में जो रचनाएं हैं वो किसी देवता को आधार बनाकर रची गई हैं। इस काल से संबंधित कौन कौन से संप्रदाय हैं? वो हैं रामस्नेह संप्रदाय, दादूपंथ, अलखिया, विश्नोई और जसनाथी संप्रदाय। ये जो संप्रदाय हैं ये निर्गुण भक्ति को मानने वाले हैं। निर्गुण भक्ति वो होती है जो बिना मूर्ति के जो भगवान को मानते हैं। आगे है सगुण भक्ति। इसमें सगुण भक्ति में रचनाएं करने वाले हैं मीराबाई, जिन्होंने अपने पद रचित किए थे। बेली किशन रुक्मणी जो पृथ्वीराज राठौड़ का ग्रंथ है। राम रासो जो किसका ग्रंथ है? माधोदास ददवाड़िया का ग्रंथ है। फिर है हरिरस व देवयान, ये ईश्वरदास द्वारा रचित सगुण भक्ति की रचनाएं हैं। सायाजी झूला की कौन सी रचना है? वो है नाग दमन। फिर तीसरा काल आता है, उसका नाम है उत्तर मध्यकाल। इसको श्रृंगार काल, रीतिकाल या नीतिपरक काल भी कहा जाता है। इसमें श्रृंगारी रचनाएं ज्यादा रचित हुई हैं। इसका समय है 1650 से 1850 ईस्वी तक। इस काल में राजाओं से संबंधित रचनाएं रची गई हैं। कवि मनसाराम ने रघुनाथ रूपक ग्रंथ की रचना की है। संबोधन परक नीति ग्रंथों में राजियारा सोरठा, चक्रियारा सोरठा और मोतियारा सोरठा प्रमुख ग्रंथ है। फिर आगे है चौथा काल, वो है आधुनिक काल। इसमें 1850 ईस्वी से वर्तमान तक की जो रचनाएं हैं उनका वर्णन इसमें किया गया है। इसमें विविध विषयों एवं विधाओं से युक्त रचनाएं रची गई हैं। मारवाड़ के कवि राजा बांकीदास व बूंदी के सूर्यमल मिश्रण इस काल के प्रमुख रचनाकार हुए हैं। आगे है ख्यात। ख्यात क्या होता है? ये देशी राजाओं ने अपने सम्मान, सफलता व विशेष कार्यों के लिए इनकी रचनाएं करवाई हैं। दयालदास ख्यात प्रमुख है, जिसमें राव बिक्का से लेकर अनूप सिंह तक का समय वर्णित किया गया है। दूसरी है नैनश्री ख्यात। फिर आगे है प्रकाश। ये किसी व्यक्ति अथवा वंश की उपलब्धियों या घटनाओं पर विशेष प्रभाव डालती है। किशोर दास का राज प्रकाश, आसिया मान सिंह का महायश प्रकाश, कर्णिदान कविया का राज प्रकाश, सूरज प्रकाश प्रमुख है। आगे है रूपक। रूपक होता है व्यक्ति या वंश की उपलब्धियों का वर्णन रूपक में किया जाता है। गजगुण रूपक।
गोगाजीरो रूपक और राज रूपक प्रमुख रूपक रचनाएं। आगे है साखी। साखी है संत कवियों द्वारा अपनी ज्ञान का अनुभव प्रकट करना, साखी कहलाता। इसमें सोरठा छंद का प्रयोग किया जाता है। फिर है श्लोका। श्लोका होता है जनसाधारण द्वारा रचित रचनाएं, श्लोका कहलाती हैं। राव अमर सिंह रा श्लोका, अजमाल जी रा श्लोका और कुशल सिंह रा श्लोका और भाटी केहर सिंह रा श्लोका प्रमुख श्लोका रचनाएं। आगे है विगत। किसी व्यक्ति या क्षेत्र विशेष का विस्तृत विवरण जिस रचना में किया जाता है वो विगत कहलाती है। मुहणोत नैण श्री विगत का नाम है मारवाड़ रा प्रगनारी विगत। फिर है वचनिका। वचनिका एक प्रकार की तुकांत युक्त रचना है। इसमें इसको गद्य पद्य मिश्रित रचना या चंपू काव्य भी कहा जाता है। शिवदास गार्डन की अचलदास खींचीरी वचनिका, जग्गाराम खिड़िया की राठौड़ रतन सिंह गहेश दासोत्री वचनिका भी प्रमुख है। आगे है दवावेत। वचनिका के समान ये होती है किंतु इसमें अरबी फारसी शब्दों का प्रयोग किया जाता है। राज्य वैभव, नायक का गुणगान, नक्शिक व युद्ध का वर्णन इसमें किया जाता है। अखमाल देवडारी दवावेत, राजा जय सिंह री दवावेत, जसवंत सिंह री दवावेत, ये प्रमुख दवावेत। फिर है वात। इसमें जीवन के हर पक्ष पर बल दिया जाता है। इसको कहानी भी कहा जाता है। राव अमर सिंह री वात, खिचिया री वात, बाबूजी री वात, अचलदास री वात, कानड़ देव री वात प्रसिद्ध वात रचनाएं हैं। फिर है जमाल। जमाल क्या होता है? ये एक प्रकार का मात्रिक छंद है। राव इंद्र सिंह री जमाल प्रमुख मानी जाती है। इसमें क्या होता है? इसमें पहले पूरा दोहा लिखा जाता है, फिर दोहे का जो 5वां चरण है वो दोहे के अंतिम चरण को दोहराता है। 5वां चरण और अंतिम चरण एक जैसा इसमें होता है। आगे है झूलना। झूलना जो है वो एक प्रकार का वर्णिक छंद है जिसमें 24 वर्ण होते हैं और इसके अंत में ये गण होता है। अमर सिंह राठौड़ रा झूलना, राजा गज सिंह रा झूलना, राव सुल्तान देवड़े रा झूलना आदि प्रमुख झूलने हैं। पर्ची। इसमें संत महात्माओं का जीवन परिचय पद्यबद्ध किया जाता है। ये पर्ची जो है ये गद्य पद्य रचना नहीं है, ये क्या है? ये पद्यबद्ध रचना है। इसमें संत महात्माओं के जीवन का परिचय पद्यबद्ध किया जाता है। फिर आगे है कबीर, रैदास, दादू, मीराबाई, पीपा आदि संतों की पर्चियां प्रमुख मानी जाती है। आगे है मरस्य। मरस्य क्या होता है? ये किसी व्यक्ति विशेष या राजा की मृत्यु के बाद उनके कार्यों का वर्णन इसमें किया जाता है कि उनकी कौन कौन सी उपलब्धियां रही हैं, उनका वर्णन मरस्य में किया जाता है।
राणे जगपत रामरसिया प्रसिद्ध रहा है। फिर है रासो। एम एल मिनारिया, मोतीलाल मिनारिया ने कहा है कि किसी राजा की कीर्ति, विजय, युद्ध व वीरता का वर्णन जिस रचना में किया जाता है उसे रासो कहा जाता है। तो इनका वर्णन रासो में ही मिलता है। चंद्रबरदाई द्वारा रचित पृथ्वीराज रासो, नरपति नालहे द्वारा रचित बिसलदेव रासो, गिरधर आसिया द्वारा रचित सगत रासो, दौलत विजय द्वारा रचित खुमान रासो, कुंभकर्ण द्वारा रचित रतन रासो और जोधराज द्वारा रचित हमीर रासो प्रमुख रासो ग्रंथ हैं। फिर है बेली। बेली जो है ये एक प्रकार का बेलियो छंद है। ये छंद का नाम है बेलियो। इसका जो विषय है वो धार्मिक और ऐतिहासिक होता है। पृथ्वीराज राठौड़ की बेली किशन रुक्मणी री प्रसिद्ध है। फिर आगे आता है आधुनिक राजस्थानी साहित्य। इसमें कवि उमरदान की कविताओं में सन 1956 के अकाल का वर्णन मिलता है कि जो 56 अकाल पड़ा था उस अकाल का वर्णन किन की कविताओं में मिलता है, वो कवि उमरदान की कविताओं में। रामनाथ कविया ने द्रौपदी विनय में नारी चेतना को जागृत किया है। मेघराज मुकुल की सेनानी जो कविता है ये कवि सम्मेलनों की सर्वाधिक लोकप्रिय कविता मानी जाती है। सत्यनारायण जोशी की जो राधा कविता है उसमें युद्ध का गौरवगान किया गया है तथा वहीं नायिका राधा के माध्यम से कृष्ण को युद्ध टालने का संदेश इसमें दिया गया है। फिर है आगे राजस्थानी भाषा के प्रमुख काव्य ग्रंथ। कन्हैयालाल सेठिया द्वारा रचित काव्य ग्रंथ हैं धरती धोरारी, मींझर और लीलटास। पारस अरोड़ा द्वारा रचित काव्य संग्रह है जुड़ाव। गोवर्धन सिंह द्वारा रचित है गांव। तेज सिंह जोधा द्वारा रचित है कठेई की हवेगो। मणि मधुरकर द्वारा रचित है पग फेरो सोजती गेट। हरीश बत्राणी द्वारा रचित काव्य ग्रंथ है बोले शरणाटो बाथा में भूगोल। अर्जुन देव चारण द्वारा रचित काव्य संग्रह है रिहंद रोही। चंद्र प्रकाश देवल का है कावड़ पागी मार्ग। मालचंद तिवारी का है की उतरियो है अभो, की आभो की उतरियो है अभो। जो शिवचंद्र भरतिया है इसको राजस्थानी भाषा का प्रथम आधुनिक गद्यकार माना जाता है। लक्ष्मी कुमारी चूड़ावत, इनकी काव्य रचनाएं हैं मूमल मांझल रात, अमोलक बाता, गिर ऊंचा ऊंचा गड्ढा, कई रे चकवा बात। विजय दान देथा की है बातारी फुलवारी, दुविधा, उलझन, अलेखों हिटलर, चौधराइन की चतुराई। यादवेंद्र शर्मा चंद्र की काव्य रचनाएं हैं जमारो, संबंध अर थार, हूँ गोरी किण पीवरी, जोग संजोग, चांदा सेठानी। फिर है नथमल जोशी की काव्य रचनाएं हैं परण्योड़ी कुंवारी,
आबे पटकी, धोरारो धोरी, एक बींदनी दो बींद। ये नथमल जोशी की काव्य रचना है। फिर राजस्थानी भाषा की साहित्यिक पत्रिकाएं कौन कौन सी हैं? चंद्रभानु भारद्वाज द्वारा प्रकाशित पत्रिका है संप्रेषण। नलिनी उपाध्याय की है मधु मालती। राष्ट्रीय साहित्य अकादमी की है मधुमती। राजस्थानी भाषा साहित्य व संस्कृत अकादमी बीकानेर द्वारा प्रकाशित है जागती ज्योत। सत्य प्रकाश जोशी की है हरावल। किशोर कल्पनाकांत की है ओल्यू। प्रकाश जैन की है अजमेर की लहर। और भागीरथ भार्गव की है अलवर की कविता। इनके अलावा चंद्र सिंह की मरुवाणी और हरीश भादानी की है बीकानेर की वातायन। और कांकरोली का संबंध जो है ये कमर मेवाड़ी द्वारा रचित है। आज के वीडियो में इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।